नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुकेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम पहले की ही तरह फिर से 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और यह प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री से रिलेटेड है, रसायन विज्ञान से रिलेटेड है और इस सेट में 25 क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं और पिछले सेट की ही तरह इस बार भी आप लोग कॉपी और पेन लेकर मेरे साथ प्रश्न को बनाने का प्रयास करें और जो भी स्कोर होता है उस स्कोर को आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखकर भेजें और सेट जरूर बनाएं भाई। प्रैक्टिस ही आपको आगे एग्जाम में सफल बनाएगा। बगैर प्रैक्टिस आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम को सफल नहीं कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है आप लोग को भाइयों। और लगातार प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए जा रहे हैं जो काफी परीक्षा उपयोगी होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए मित्रों, ये सभी परीक्षा के लिए अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सेट का और पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। काफी इजी क्वेश्चन है भाई, उम्मीद है बन गया होगा आप लोगों का, तो जल्दी से बनाइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो याद रखना है कि परमाणु के नाभिक में, किसके नाभिक में भाई? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसकी संरचना? आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन काफी इजी है भाई, कर चुके होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर है, और अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये इसका सही आंसर है भाई। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी थॉमसन। चलिए, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? यह क्वेश्चन भी काफी इजी है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है, आंसर है रदरफोर्ड। चलिए, ध्यान देना है ये कि रदरफोर्ड कब खोज किए थे? तो 1911 में, याद रखना है 1911 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी न्यूटन। चलिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, कर चुके होंगे आप लोग। क्वेश्चन का आंसर है चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। क्लियर? चलिए, कब खोजा गया? ध्यान देना है कब। तो 1932। तो चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज कब की गई? 1932, 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम के नाभिक में होता है। किसके नाभिक में भाई?
हीलियम के नाभिक में होता है? ऑप्शन ए केवल एक प्रोटॉन, ऑप्शन बी 2 प्रोटॉन, ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखना है आप लोग को कि हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा किरण, ऑप्शन बी अल्फा कण, ऑप्शन सी बीटा कण और ऑप्शन डी गामा किरण। बनाना है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे आप लोग। आंसर क्या होगा? बीटा कण। क्या होगा भाई? बीटा कण। याद रखना है आप लोग को कि अल्फा कण जो है ये धनावेशित होता है। कैसा होता है भाई? धनावेशित। फिर जो बीटा कण है ये कैसा होता है? तो ये होता है ऋणावेशित। कैसा भाई? ऋणावेशित। और जो गामा किरण है, गामा कण है, वो कैसा होता है? तो वो होता है अनावेशित। इस पर कोई आवेश नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग को समझना है यहां पर कि द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, पहले तो द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इस सवाल में अब देखिए कितने प्रोटॉन हैं। देखिए कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 4। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? अगर ये आप जानते हैं तो इस प्रश्न को आराम से करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई, 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए समदाबी, ऑप्शन बी समावयवी, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी समस्थानिक। आराम से बनाइए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा समस्थानिक। क्लियर है? क्या आंसर होगा भाई? समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है? तो परमाणु संख्या समान। परमाणु संख्या क्या होगा? समान। परमाणु संख्या क्या? समान। और द्रव्यमान संख्या क्या होगा? द्रव्यमान संख्या ये क्या होगा? तो भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो भिन्न भिन्न। ये याद रखना है हम लोग को। परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, गाइगर काउंटर से, सिस्मोमीटर से, अमीटर से। रेडियो एक्टिविटी याद रखना है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किससे? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है गाइगर काउंटर से। किससे भाई? गाइगर काउंटर से। इसको गाइगर मूलर काउंटर भी कहते हैं। गाइगर मूलर काउंटर भी कहते हैं।
गाइगर मूलर काउंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गाइगर मूलर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? ए रदरफोर्ड ने, बी बेकुरल ने, सी बोर ने और डी मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसका आविष्कार भाई? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार। और आप लोग को पता है इस क्वेश्चन का आंसर हेनरी बैकुरल। कौन किए थे? हेनरी बैकुरल। क्लियर? ये फ्रांसीसी, कहां के थे? फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्री थे, फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। और इसकी खोज कब की गई, आविष्कार कब की गई? 1896 में। कब भाई? 1896 में। ध्यान रखना है कब की गई? 1896 में। क्लियर? कब की गई? 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण के उदाहरण हैं। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। और ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों संक्षारण के उदाहरण हैं। तो संक्षारण के उदाहरण हैं, इस क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से बनाइए भाई। चलिए जल्दी एकदम फटाफट क्वेश्चन का आंसर कर लिए होंगे। क्वेश्चन का आंसर है उपर्युक्त तीनों। तो संक्षारण के तीनों उदाहरण हैं। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। ये तीनों संक्षारण के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे रखा जाता है, ऑप्शन बी दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, ऑप्शन सी दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पास्चुराइजेशन, ध्यान दीजिए टर्म क्या है? पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। बता चुके होंगे भाई, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? पास्चुराइजेशन। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ये द्रव्य खाद्य सामग्री, क्या याद रखना है हम लोग को? द्रव्य खाद्य सामग्री, द्रव्य खाद्य सामग्री के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। द्रव्य खाद्य सामग्री के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किया था। इस प्रक्रिया की खोज कौन किए थे? लुई पास्चर। और इन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पास्चुराइजेशन नाम दे दिया गया। क्लियर है? चलिए, इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो हानिकारक कीटाणु को नष्ट किया जाता है। हानिकारक कीटाणु को नष्ट किया जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना भाई? 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है 30 मिनट तक। याद रखिएगा, कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। क्लियर है? और उसके पश्चात 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। कितने तक? 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पास्चुराइजेशन। तो कितने देर? 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। कितने फ़ारेनहाइट से? तो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इस प्रक्रिया की खोज कौन किए थे? तो लुई पास्चर, और उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम पड़ा पास्चुराइजेशन। क्यों? तो द्रव्य खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए। और इसमें होता क्या है?
तो हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, कोई संबंध नहीं है। तो याद रखना है, अशुद्धियों के कारण क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ये हम लोग फिजिक्स वाले सेट में भी किए थे। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन बी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन सी, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए धड़ाक से भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो वायुमंडलीय दबाव कम होता है। आप लोग को पता है कि ऊंचाई पर क्या होता है? ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव जो है ये क्या होता है? कम होता है। वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? कम। तो इसके कारण जल का क्वथनांक भी जो है वो क्या हो जाता है? कम। क्लियर है? तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम, तो जल का क्वथनांक भी क्या हो जाता है? कम। और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। क्लियर है? और एक बात याद रखिएगा, इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। यही वजह है कि ऊंचाई पर जब हम लोग जाते हैं तो खाना भी देर से पकता है। यहां भी रीजनिंग यही है कि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम और जल का क्वथनांक कम, और कम तापमान पर ही जल उबलने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, यह बताना है आप लोग को। ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयरन और डी पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, बताना है भाई आप लोगों को। जल्दी बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर, फटाक से, एकदम जल्दी से। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर गए होंगे। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है पोटेशियम। क्या आंसर है? पोटेशियम। क्लियर है? क्या आंसर देंगे आप लोग? पोटेशियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील इसमें कौन है? तो पोटेशियम। पोटेशियम को हम लोग किस चीज से व्यक्त करते हैं? के से। पोटेशियम। पोटेशियम के बाद है सोडियम। क्लियर है? और सोडियम के बाद कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद आयरन। क्लियर? तो सबसे ज्यादा किसका है? पोटेशियम का। उसके बाद किसका है? सोडियम का। उसके बाद किसका है? कैल्शियम का। और सबसे कम क्रियाशील कौन है? तो आयरन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी टंगस्टन। चलिए भाई जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, आसान है एकदम, धड़क से। चलिए प्लेटिनम। क्या आंसर देंगे? प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, मरकरी, सोना, कैल्शियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, बताना है भाई। यह भी क्वेश्चन आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ध्यान रखिए परीक्षा में वही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछा जाता है। कठिन क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत निर्णायक नहीं है। हम लोग चाहें तो सेट को कठिन बना सकते हैं, लेकिन वो परीक्षा में आएगा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है इसका आप लोगों को। तो एकदम आप लोग ये मत सोचिए कि क्वेश्चन आसान है।
क्वेश्चन आसान कोई बार बार रिवाइज करना है कि ये क्वेश्चन अगर पूछे तो कभी गलत नहीं होना चाहिए, और अगर ये क्वेश्चन गलत होता है तो समझिए कि आप आउट ऑफ रेस हैं, आप एग्जाम से बाहर हैं, रिजल्ट से बाहर हैं। तो चलिए बताइए जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है यूरेनियम। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? यूरेनियम। अगला देखिए, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। मोती की रासायनिक संरचना है, मोती की रासायनिक संरचना है, मोती की रासायनिक संरचना है। क्लियर? किसकी? मोती की। चलिए बताइए। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड और ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट मोती की रासायनिक संरचना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आराम से सोचिए और बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को एरागोनाइट भी कहते हैं। एरागोनाइट। क्या कहते हैं? एरागोनाइट। और ये 85% होते हैं मोती में। मोती में 85% होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कई जगह कैल्शियम कार्बोनेट ना देके आपको दे देगा एरागोनाइट। तो एरागोनाइट का ही अर्थ क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट। कितने प्रतिशत होते हैं? 85%। और मोती में जो जल होता है ना, वो 2 से 4%। कितना? 2 से 4%। और तीसरा है कांचीयोलिन। तीसरा क्या है? कांचीयोलिन। ये भी मोती में पाए जाते हैं। कितना? तो 0 से 10%। और कांचीयोलिन क्या है? तो एक प्रकार के प्रोटीन है। तो ये तीनों मुख्य संरचना है, मुख्य अवयव हैं किसके? मोती के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोती के मुख्य अवयव हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, एरागोनाइट और कांचियोलिन, ऑप्शन सी अमोनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। और पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से अब ये क्वेश्चन का आंसर एकदम सरल हो गया। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एरागोनाइट और कांचियोलिन। और अभी हम बताए थे एरागोनाइट को ही क्या कहते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कितना परसेंट? 85%। और कांचियोलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। और ये कितना परसेंट? 0 से 10%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी लेड टेट्राऑक्साइड और ऑप्शन डी बोरान नाइट्राइड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या आंसर है भाई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर? चलिए माणिक्य और नीलम जो है ना, ये कोरंडम के जवाहरात रूप हैं। कोरंडम, कोरंडम के जवाहरात रूप हैं। क्लियर है? कोरंडम किसके भाई? कोरंडम। और कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। कोरंडम जो है प्राकृतिक रूप से क्या होता है? तो आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर? चलिए ये क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। तो कोरंडम जो है
क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, बताना है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को सामान्यतः हम लोग कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट। क्लियर? चलिए इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र होगा CaSO4 half H2O। CaSO4 half H2O। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। CaSO4 half H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट, लकड़ी। बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चांदी। तो विद्युत चालकता सर्वाधिक किसकी होती है? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है किसकी उपस्थिति के कारण? चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा। जल्दी से, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई। कार्बन की मात्रा। किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है सिलिकॉन। क्या आंसर होगा? सिलिकॉन। क्लियर है? क्या आंसर होगा? सिलिकॉन। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील एक क्या है? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। इसमें क्या होता है? तो आयरन प्लस क्रोमियम। आयरन प्लस क्या होगा? क्रोमियम प्लस क्या होगा? मैग्नीज प्लस कार्बन। ये याद रखना है हम लोग को। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन। हल्का कम मात्रा में निकेल भी रहता है। तो ध्यान रखना है। क्या नहीं? तो आंसर होगा सिलिकॉन। क्लियर भाई? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेट के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने 5 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।